अब हमारे साथ रतन शारदा भी जुड़ गए हैं। इनके लेख का हमने जिक्र किया, ऑर्गेनाइजर में जो लेख है, तो अहंकार, अशांति, आभासी प्रचार में जो आपके लेख के बुलेट पॉइंट्स थे वो तो मैंने बता दिए हैं दर्शकों को, रतन शारदा जी। पर ये आपको सरकार बनने के एक दिन बाद ही ऑर्गेनाइजर में छापने की जरूरत क्यों महसूस हुई? राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ एसेंस, यू नो इट बेटर देन आई डू। अब कहते हैं रिजल्ट आने के बाद ही कहेंगे ना। रिजल्ट आया, पता चला। मैंने रिजल्ट आने के पहले, एक दिन पहले, मैंने एक और आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि 11 स्टेप्स फॉर 11th ईयर ऑफ मिस्टर मोदी, एंड मोदी जी जीत रहे हैं मान के मैंने लिखा था। उसके 3 दिन पहले लिखा था टाइम टू रिटर्न टू सेन पॉलिटिक्स, बाय विच आई मेंट कि आपको ये सारी जो छिछालेदारी, जो इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टैंड लिए जाते हैं, जहर होता है वो डिबेट्स के अंदर, वो खत्म करना चाहिए। इलेक्शन हो गया, एक जो पुरानी एक शालीन व राजनीति थी उसके ऊपर आना चाहिए, ये भी मैंने कहा था। अब जहां तक इसका सवाल आता है कि नहीं, इसका ये मतलब जो एक सेकंड के लिए रतन जी आपको मैं रोक रहा हूं। आपका इशारा क्या ये कि मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस ले जाएंगे, टोटी खोल देंगे, मुजरा, इस तरह का प्रचार प्रसार जो हुआ उस बबल में, उस गुब्बारे में फंस गई थी क्या, जो गैर जरूरी था? क्या आपका ये मानना है? देखिए, ये तो दोनों तरह से हुआ ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो कहा वो केवल एक एक पक्ष ने कहा। उसके पहले बहुत भद्दे किस्म के व्यवहार, और जब से सबसे पहली बात है कि झूठा एक प्रचार, जब शेड्यूल ट्राइब के जो रिजर्वेशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो फेक वीडियोस चलाए गए, गली गली में चलाए गए, वो क्या था? उस जहर के कारण बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मुस्लिम पोलराइजेशन, शेड्यूल ट्राइब गोइंग अवे फ्रॉम बीजेपी। इतना ही नहीं तो 23 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को 53 सीटों का फायदा। क्या ये गलत नहीं था? क्या ये कहना कि इलेक्शन में जीतने के बाद में ये इलीगल जीत है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, कौन सी शालीनता है? तो गलतियां दोनों से हुई है। जब सामने हमला करेंगे, बीजेपी भी उसी तरह से उत्तर दे रहा है। मैंने तब भी कहा था, ये भी मैंने कहा था एक ट्वीट के अंदर, कि ऑपोजिशन कुछ भी करे, आप एरोगेंस पे मत जाइए, क्योंकि आप सत्ताधारी ये पक्ष जो है। एक एरोगेंट शब्द है, बाइपर्टिसन। ये एक कंटिन्यूइंग थीम था आपका। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, अहंकार, कि भाई बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी, क्या जनता से जो जुड़ाव है वो टूट गया, वीआईपी कल्चर आ गया है, उसकी चिंता जाहिर आपने की मुझे है? मुझे मुझे एरोगेंस सत्ताधारी मिनिस्ट्रों का बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि एक साधारण जो एमपी और एमएलए है, जिसको समय नहीं है कार्यकर्ता के लिए, जिसको उसकी शिकायत सुनने का समय नहीं है, इस प्रकार का एक आपस में कंफर्ट लेवल कि मोदी जी तो 10 साल से हमें जिता ही रहे हैं, हम केवल सोशल मीडिया में पोस्ट डाल देंगे तो हम जीत जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग बैठे हैं इन सारे चीजों में जिन्होंने कभी हार नहीं देखी, कि कभी किन्होंने हार्ड जो परिश्रम होता है बीजेपी के नेताओं का, पेट काट काट कर काम करने का, उन्होंने देखा नहीं, इनको देखा नहीं की जरूरत है। और जब वो, अगर उनको फीडबैक नहीं मिला कि कांग्रेस इस प्रकार प्रचार कर रही है, शेड्यूल कास्ट दूर जा रहा है, देयर इज अ डेफिनेटली तो कोई भी सम काइंड ऑफ संगठन लैक होता है, ऑफ। कोई भी पार्टी होती है, ऊपर से जैसा संदेश आता है उसी तरह से नीचे बर्ताव भी तो होने लगता है। ये भी एक नहीं, कड़वी हकीकत है। बीजेपी में अलग है ना। बीजेपी के अंदर टू वे कम्युनिकेशन है जो इस समय नहीं दिखा, और इसके कारण मैंने वार्तालाप प्रश्न टूट किया। गया, अगर विचार विमर्श टूट गया। कहीं ना, देखिए, आरएसएस तो एक साइड पे छोड़ दीजिए, विद इन बीजेपी अगर कार्यकर्ता मुझे कहता आपने सही लिखा, लेकिन कार्यकर्ता वो बात आगे ऊपर नहीं बता पाया, या ऊपर वालों को पता नहीं चला, मोदी जी को पता था गड़बड़ हो रही है, मोदी जी ने बार बार मुद्दे उठाए, नीचे मुद्दे से गली तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि ठीक है, देखिए दिक्कत क्या है कि कार्यकर्ता जो सेल्फी कार्यकर्ता है, उसको लगता है कि सोशल मीडिया यही समाज है। नहीं, सही समाज तो सोशलिस्ट मीडिया ये समाज नहीं है, सोसाइटी नहीं है। उसके लिए समाज में उतरना पड़ता है। वो जो कमी इस बार देखने जमीन को से मिली, पहले जुड़ाव भी होती थी, टूटता दिखा है। पहले ढकी जाती थी। बीजेपी का कांग्रेस से ही करण भी हो रहा है, अगर मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पर लूं, रतन शारदा। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि जो बीजेपी का गुण है कि कार्यकर्ता और नेता के अंदर जो एक बहुत पक्के संबंध है, जहाँ खुल के बात करता है, जहाँ उसकी बात सुनी जाती है, और वही कार्यकर्ता चुप बैठता है कि चलो मोदी जी तो उनके कंधों पे सवार, हम जीतते रहेंगे। ये जो एटीट्यूड था, टॉकिंग ऑफ दैट एरोगेंस, अगर आप बीजेपी के लीडर आप को, सरकार को मिड लेवल असहज लीडर को नहीं संदेश करते हैं। भेजते हैं। ऑर्गेनाइजर में आपका लेख छपता है, उधर सरसंघ चालक बोल देते हैं सरकार जुम्मा जुम्मा सरकार एक और दिन दल, हुआ है बने हुए, देखिए और आप हमलावर हो सर, जाते हैं। सरकार और बीजेपी पार्टी में फर्क है। अभी आपने नड्डा जी की बात की।
नड्डा जी की इसी बात को मैं भी कर चुका हूँ किन्हीं की चर्चा में, कि मैं 2007-8 में लिख चुका हूँ कि हर दल, जो संगठन बड़ा हुआ है उसका अपना केडर, अपने प्रचारक, अपने सारा संगठन खड़ा होता है। संघ सभी के लिए काम नहीं कर सकता, इतने कार्यकर्ता खड़े नहीं कर सकता, सब अपने कार्यकर्ता खड़े करते हैं। बीजेपी में भी किए हैं और ये करने के कारण बीजेपी काम करे। अनफॉर्चुनेटली नड्डा जी ने जिस समय कहा, और आज का लोग कैसे हैं कि एक वाक्य से जजमेंट करते हैं, ना तो पूरा क्लिप सुनेगा कोई, ना पूरा वीडियो सुनेगा, ना कोई पूरा समाचार पढ़ेगा। तो ये तो उसके कारण बीजेपी भी उन्होंने जानती कहा है, आरएसएस भी हाँ, तो जानती ठीक है है। ना, तो टाइमिंग इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए कहा पहले सवाल में ही, टाइमिंग इसीलिए इज मैंने ऑफ कहा एसेंस एग्जैक्टली, इन तो वो जो, पॉलिटिक्स। हाँ तो वही कह रहा हूं मैं कि वह जो करना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली नड्डा जी ने वो फिनिश से बात नहीं की, गलत समय की। वो मैसेज ही अब क्या वो कि संघ की अकेले जरूरत जेपी नहीं है, नड्डा ही हम इतना नहीं कहते। अहम, इतना बड़ा बयान दे सकते हैं, इस पर भी सवाल उठेंगे प्रोफेसर चंद्रचूड़ उठे सिंह। रहे ना, उसमें क्या हो गया। हाँ देखिए, मुझे लगता है संदीप जी, ये पूरा जो डिबेट है इसको मुझे 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 लगता है कि 2 सेकंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय भागवत जी का जो विचार है उसको आप कई दृष्टि से देख सकते हैं। एक दृष्टिकोण तो बिल्कुल, चूंकि चुनाव हुआ है और बीजेपी की कुछ सीटें कम आई हैं, तो आप उसको उससे जोड़ सकते हैं। लेकिन एक सैद्धांतिक तौर पर अगर हम देखें तो मुझे लगता है ये उनका जो बयान है वो बड़ा अभिभावकीय दृष्टिकोण से दिया गया बयान है, जिसमें वो सिर्फ किसी एक को नहीं कह रहे, वो भारत के राजनीतिक संस्कृति की ओर इशारा कर रहे हैं। और वो ये कांग्रेस क्यों सुनेगी कि सरसंघचालक क्या बोल रहे हैं? संदेश तो बीजेपी के लिए है ना। कांग्रेस बीजेपी की मां है दरअसल आरएसएस, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं सर, वो मां है, संगठन है, वैचारिकता है। मुझे लगता है आरएसएस को वैचारिकता के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, और वो किसी भी नागरिक के लिए या किसी भी दल के लिए ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो अगर एक अभिभावकीय अंदाज में जब संदेश दिया जाता है तो माँ या पिता, बेटा थोड़ा गुमराह हो रहा हो, रास्ता भटक रहा हो, तब ये कहा जाता है ना। देखिए, अब हर एक जो बेटा है, माँ है, बाप है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन जो बौद्धिगमता है वो ये है कि अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विचारों की बहुलता होगी, विचारों की बहुलता होगी तो मतभेद होगा, पर मतभेद जो है वो स्वास्थ्य लायक हो, वो हेल्दी हो, डिस्कशन हो, ताकि नए विचारों का दुश्मनी रंजिश नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ। और ये जैसा रतन जी ने कहा, ये कोई की नसीहत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की राजनीतिक दंगल तो दुश्मनी का अखाड़ा बन गया है ना। वही तो मारने का काम हो गया। जो गिरता हुआ जो हमारा संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति है, उस संस्कृति के उत्थान की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि वो नफरत की दुकान खुल गई। ये तो राहुल गांधी वाले सुर में लाना हो गया। नहीं, ये आप अपनी तरफ से दृष्टिकोण दे रहे हैं, पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस प्रकार से आप, जैसा शारदा जी ने कहा कि दोनों तरफों से, और विशेषकर क्या विपक्ष या सत्ता पक्ष की बात क्या करें, जब अगर संस्कृति इस तरीके से अगर नीचे जा रही है तो किसी ना किसी को अंदर में, तो ये महज चिंता है पूरी राजनीतिक जमात को, एक संकेत संदेश दिया जा रहा है। भागवत वाणी जो ये राजनीतिक कहानी बयां कर रही है, इसके कुछ और मायने अभी बाकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।